हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स के बारे में बता रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स, जो पिछले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, उसका यूज क्या है, उसका अनुप्रयोग हमें पढ़ना है। शारीरिकों और आव्यूहों का अनुप्रयोग यहाँ मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका व्यवहारिक यूज। तो इसके सहायता से हम लोग रैखिक समीकरण के निकाय को हल करेंगे। रैखिक समीकरण आप समझते हैं, 2 चर राशि में, 3 चर राशियों में कोई भी रैखिक समीकरण हो तो इसके निकाय को हल करने के, उसके सिस्टम को हल करने की यहाँ 2 विधियां होती हैं। एक विधि क्रेमर का नियम है और दूसरा आव्यूह के व्युत्क्रम के द्वारा इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के हम लोग ज्ञात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पहले क्रेमर का नियम क्या है, क्रेमर्स रूल के द्वारा हम कैसे समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण हल करना मतलब ऐसे, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 5 दिया हो, 3x प्लस 9y इक्वल 1 दिया हो, तो आखिर आप ये 2 चर में रैखिक समीकरण है आपके पास, आप इसको हल करते थे। लेकिन इसको आप कैसे युगपत समीकरण से हल करते थे, विलोपन विधि से या फिर जैसे भी। लेकिन यहाँ हम लोग मैट्रिक्स की सहायता से और डिटरमिनेंट की सहायता से भी इसका सोल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेमर का नियम क्या है। अब यहाँ देखिए क्रेमर का नियम से कैसे हम इन 2 समीकरणों को हल करेंगे। आपके सामने 2 समीकरण दिए गए हैं। ये क्या है, रैखिक समीकरण तो आप पहचान ले रहे हैं, एक घातीय समीकरण कोई रैखिक समीकरण कहते हैं। ये 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण है। इसके पहले आपको पता है कि कोई 2 चर राशि में रैखिक समीकरण कम से कम 2 समीकरण होगा तभी आप हल कर पाते हैं। अगर 3 चर राशियों में समीकरण है तो मिनिमम 3 इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ 2 समीकरण दिए गए हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं डी। ये डी बनता कैसे है, यहाँ यक्ष और वाई के गुणांकों से ये डिटरमिनेंट बनेगा। जैसे यक्ष का गुणांक यहाँ क्या है, a1, यहाँ क्या है b1, फिर इधर a2 b2, ये डी बनाएंगे। और उसके बाद एक डिटर्मिनेंट d1 नाम देंगे। d1 बनाते हैं कैसे, इसके सहायता से ये जो अचर पद है c1 और c2, इस c1 c2 को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर इस पहले स्तंभ में। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम रख देंगे c1 c2 और ये जैसे है वैसे ही रहेगा b1 b2। फिर एक डिटर्मिनेंट से d2 नाम देंगे हम, d2 कैसे बनेगा, अब इसी से बनेगा। इस बार इसमें d1 में क्या किए थे हम, इस पहले स्तंभ में c1 c2 लाए थे। अब इस बार दूसरे स्तंभ में c1 c2 लाएंगे और यहाँ a1 a2 है तो वो रहेगा a1 a2। ये 3 डिटर्मिनेंट बना लिए, डी, d1 और d2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ सीधे सॉल्यूशन लिखना है। आपका आंसर मिलेगा, x का मान d1 अपॉन डी होगा और y का मान d2 अपॉन डी होगा। ध्यान दीजिए, जैसे d जब निकाल लिए तो इसको हल करेंगे तो कोई न कोई मान तो मिलेगा ही। जैसे इसका अभी एक हम इस पर एग्जांपल भी दे रहे हैं आपको। तो ये 2 चर राशि में रैखिक समीकरण हो गया, ये सॉल्यूशन। और ऐसे ही अगर 3 चर राशियों में रैखिक समीकरण हो तो आप क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार यही आपको डी बताना होगा, फिर d1 निकालना होगा, d2 निकालना होगा और एक डिटर्मिनेंट और d3 निकालेंगे। d कैसे मिलेगा, जैसे ये 3 चर राशि में है, a1 x b1 y प्लस c1 z बराबर d1 होगा, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। जैसे आप यहां देखें, जैसे 2 चर राशि में रैखिक 3 चर राशि में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z बराबर d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल d2, यहाँ a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल d3। तो अब आप क्या d कहां से बनाएंगे, d आप बनाएंगे यहां से a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और d1 कैसे बनेगा, उसी तरह से इसके पहले स्तंभ को आप इस अचर पदों से रिप्लेस करेंगे, d1 d2 d3, और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3।
और ऐसे D2 कैसे बनाएंगे, इस दूसरे स्तंभ को जैसे यहाँ D2 लिखेंगे, ये पहला वही रहेगा A1 A2 A3, ये जो दूसरा स्तंभ है B1 B2 B3 इससे बदलिए D1 D2 D3, ये जहां है C1 C2 C3 वही रहेगा। फिर D3 लिखिए, D3 कैसे, तीसरे स्तंभ को बदलना है, तो ये A1 A2 A3 तो वही रहेगा, B1 B2 B3 यहां आएगा आपका D1 D2 D3। और काम ये करना आपको, ये चारों डिटर्मिनेंट का मान यही ज्ञात करते रहेंगे आप। उसके बाद उत्तर लिखेंगे आप, यक्ष का मान होगा D1/D, y का मान होगा D2/D, z का मान होगा D3/D। ये है आपका क्रेमर नियम। तो एक नजर आप इस पर रखें, देखें कैसे ये सारणिक बनाए गए हैं और इस तरह से आप x y z का मान कैसे निकालेंगे। तो अब इस पर हम एक सवाल बताते हैं और उसमें आपके किताब में एक एक्सरसाइज दिया है क्रेमर के नियम से, आप एक सवाल समझ जाएंगे तो सभी सवाल लगा लेंगे। एक सवाल इस पर देखिए, आपके सामने यहाँ दो चरों में रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इसको हम क्रेमर विधि से हल करना चाहते हैं। अभी आपको क्या बताया गया, एक सारणिक बनाइए इनके गुणांकों से, तो 3 -1 1 और यहाँ 2, ये जो यक्ष वाई के गुणांक है इसको बनाना है। तो इसका मान यही निकाल लो, 3 दूनी 6 माइनस ये होगा -1 इक्वल 7 हो गया। अब D1 कैसे निकालेंगे, इस पहले स्तंभ को इससे बदलना है 10 1, ये दूसरा स्तंभ जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर इसका मान होगा 20 और माइनस ये हो गया -1 इक्वल 21। फिर ये दूसरा भी सारणिक D2 कैसे बनाएंगे, इस दूसरे स्तंभ को इससे बदलना है 10 1, इससे 10 और 1 से। ये पहला D में जो है वही रहेगा 3 1, तो ये 3 और -10 ये हो गया -7। अतः सीधे आपको क्या बताया गया था, यक्ष का मान बताया गया था D1/D। तो D1 क्या है 21 और D क्या है 7 3, और y का मान क्या बताया गया था D2/D, तो D2 क्या है आपका -7 और D क्या है 7 इक्वल -1। तो ये आपका हल हो गया, यक्ष इक्वल 3 y इक्वल -1। तो एकदम आसान है, ये सारणिक की सहायता से हम युगपत समीकरणों को भी हल कर सकते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो, 3 चर राशियों में रैखिक समीकरण हो, ठीक उसी पैटर्न पे थोड़ा सा काम बढ़ेगा लेकिन स्टेप वही होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सारणिक D बनाएंगे। D कहां से बनता है, x y z के गुणांकों से। यहाँ ध्यान दीजिए 2, यहाँ क्या 1 -1, फिर यहाँ 1 1 2 1 1 2, यहाँ क्या 1 2 1, ये D। शायद आप इसका मान निकाल सकते हैं, आप कर लेंगे इसको। फिर D1 क्या होगा, D1 निकालना है तो इस पहले स्तंभ को किससे बदलना है, इससे -2 6 2 से, -2 6 2 से, और ये दोनों ऐसे रहेंगे 1 1 2 -1 2 1। मतलब D1 D2 D3 निकालना है तो आप D को ही लेकर चलेंगे। D1 निकालना है तो इस पहले स्तंभ को हटा दीजिए, इससे D2 निकालना है तो इसी D के इस दूसरे स्तंभ को 1 1 2 है, इसको इससे हटाएंगे -2 6 2 ये, और ये जो है वो रहेगा 2 1 1 -1 2 1, इसका भी मान आप निकालेंगे, ये D2 है। और ऐसे D3 निकालना है तो D3 में क्या करना होगा, इसमें ये जो तीसरा स्तंभ है ये कहां से बनाएंगे, इससे -2 6 2 से, -2 6 2 से, और ये जैसे है रहेगा -2 6 नहीं, ये तो है आपका यहाँ वाला 1 1 2। अब इसका भी मान आप कर लेंगे, हम बताते रहे आप इसको पूरा करेंगे। अब यक्ष की वैल्यू निकालना है तो D1/D, यहाँ D1 का कोई मान मिला होगा, D1 में D का भाग देंगे, जैसे अभी एक एग्जांपल बताए हम। Y का मान निकालोगे तो D2/D, और Z का मान निकालोगे तो D3/D। इस तरह से बहुत से सवाल आपके बुक में दिए गए हैं, वो सब आप पूरा कर लेंगे। अब हम दूसरी विधि को बता रहे हैं, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल कैसे ज्ञात करेंगे। अभी आप पिछला क्रेमर विधि देखे, आप समझ गए होंगे।
अब दूसरी विधि है आव्यूह के व्युत्क्रम के द्वारा, मतलब इसमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना पड़ता है आपको। जैसे ये 3 चर राशियों में रैखिक समीकरण अगर इस टाइप में दिए गए हों, खैर जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो A1 B1 C1 सब अंक होगा। तो यहां सर्वप्रथम हम 3 आव्यूह बनाते हैं। ध्यान दीजिए, एक आव्यूह ए बना मैं, कहां से बनेगा? एक्स वाई जेड के गुणांकों से। A1 B1 C1 पहली पंक्ति, A2 B2 C2 दूसरी पंक्ति, A3 B3 C3 तीसरी पंक्ति। ओके, 3 गुणे 3 का। एक दूसरा आव्यूह यक्ष बनाएंगे हम, इसमें चर राशियां जो है एक्स वाई जेड स्तंभ में रखकर, और एक तीसरा आव्यूह इस अचर पदों जो राइट साइड में अचर पद D1 D2 D3 दिए गए इससे बना लेंगे। अगर ऐसे बना लें तो हम अगर ax बराबर b लिखें तो इसका मीनिंग क्या होगा? आप ध्यान देंगे, ये जो 3 समीकरण दिए गए हैं इसको हम आव्यूह समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो देखिए, अगर हम a के जगह पर ये रख दें A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इंटू इस यक्स के जगह पर यक्स वाई जेड और बी के जगह पर D1 D2 D3, क्योंकि ऑलरेडी ये यक्ष और बी के मान तो यहां हम मान चुके हैं। यहाँ 2 अवयवों का गुणा है। गुणा कैसे करते हैं? इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करते हो तो A1 यक्ष प्लस B1 वाई प्लस C1 जेड मिलेगा, ये पहला अवयव। और जब तुलना करोगे तो ये D1 देखो, A1 यक्ष प्लस B1 वाई प्लस C1 जेड बराबर D1 हो गया। ऐसे इसका गुणा इसमें करेंगे, मीन्स इसका आप प्रसार करके देखिए तो ये मिलेगा। तो अब ये जो 3 समीकरण हैं हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे यहां आव्यूह समीकरण के रूप में। अब इस आव्यूह समीकरण को अगर हम इसको लेकर चलते हैं यहां ax इक्वल b, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करें तो क्या होगा? a इनवर्स ax इक्वल a इनवर्स इंटू b, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको a इनवर्स इंटू a ऐसे करके x बराबर a इनवर्स इंटू b लिख दें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी आव्यूह के उसके इनवर्स में उससे गुणा करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, तत्समक आव्यूह। तो ये बनेगा आपका I इंटू यक्स बराबर a इनवर्स इंटू b। तो यहां से यक्स बराबर मिला a इनवर्स इंटू b। यही मेन फार्मूला होगा आपका हल करने का। जब यह थोड़ा सा बड़ा स्टेप होता है, जब यक्स बराबर a इनवर्स b हम ज्ञात करेंगे तो दोनों पक्षों की तुलना करके यक्स वाई जेड का मान हम ज्ञात करेंगे। अभी इस पर हम एक सवाल आपको बता रहे हैं। करना क्या होगा आपको? जो समीकरण दिए जाएंगे सबसे पहला काम ये होगा a यक्ष b आप निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद किसी आव्यूह का इनवर्स निकालना आपको बताया गया था। a इनवर्स क्या होता है आपको पहले ही बता दिया गया है। a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसके सहायता से हम a इनवर्स ज्ञात करेंगे, फिर वह जो आएगा उसका b में गुणा करेंगे और इधर यक्ष दोनों पक्षों की तुलना करके हम मान निकालेंगे। तो अभी देखिए कैसे हल होता है। एक सवाल हम आपको बता रहे हैं। अभी थोड़ा सवाल लगाने से पहले एक जानकारी और ले लें आप, उसके बाद सवाल लगाते हैं। जैसे अभी हम क्या बताएं, आप यहाँ इक्वेशन तो ये बना चुके हैं, यक्स इक्वल a इनवर्स b। तो इनवर्स के लिए कोई कंडीशन आप पढ़े थे, जब हम आव्यूह का इनवर्स निकाले थे तो ए इनवर्स का फार्मूला तो यही था आपका, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब किसी आव्यूह के सारणी का मान 0 नहीं है, नॉट इक्वल 0, तभी उसको आप सॉल्व कर पाते थे। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 है तो कभी भी ए इनवर्स नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर यहां जब समीकरण होगा वहां से a बना लेंगे और उसका सारणी का मान निकालते हैं, अगर 0 है तो हम यह कहेंगे कि इस स्थिति में इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल 0 है तो उस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और अगर 0 नहीं है तो यहां से क्या मिल रहा है, जैसे यक्ष आखिर ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी।
तो ये जो दो अवयव बन रहे हैं, एक एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, इनका गुणनफल, इसका गुणा जब करेंगे तो उसका भी मान निकालना होगा। अगर नॉट इक्वल जीरो, यहाँ जीरो अंक नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तब इसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ दो स्थिति पॉसिबल है, एक तो आपका एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल जीरो भी हो सकता है। इन दोनों का पहले तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ हम क्या बताए, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल जीरो होगा तो उसको सॉल्व करेंगे ही नहीं, ओके। और ये नॉट इक्वल, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल जीरो है, तब भी इसका कोई हल नहीं होगा। और ऐसे है एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल जीरो है, तब इस समीकरण के असंख्य हल होते हैं, इसके अनंत हल होंगे। तो इस स्थिति में हम ये बोलेंगे कि समीकरण निकाय असंगत है, और इस स्थिति में हम बोलेंगे समीकरण निकाय संगत है। आपके एक्सरसाइज में कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि कब समीकरण असंगत है, कब संगत है। हम आपको आव्यूह विधि, आव्यूह के इनवर्स से हम इस रैखिक युगपत समीकरण को हल करते हैं। उसका मेथड आपको हम यहाँ भी बताए थे, x बराबर ए इनवर्स भी मिला था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और यक्ष तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। ए 2 1 1 इसके एक्स वाई जेड के गुणांकों से, फिर यहाँ एक्स वाई जेड के मतलब इस तरह से बन गया। बी, यहाँ जो अचर पद है 1 1 5 इससे बनेगा, और इसमें जो चर राशियां एक्स वाई जेड है उससे एक अवयव यक्ष बना। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, क्योंकि अवयव समीकरण हम यही बनाए थे, इसी को लेके आगे चलना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप पिछले प्रश्नावली में जाएं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालना होगा। इसका एक सारणी बनाएंगे आप, सारणी बनाना आप समझ चुके हैं, यहाँ विस्तार से लिखना है, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप यहाँ डिटरमिनेंट बना के उसका मान निकालोगे, -9 आएगा। अब क्या करना है, ए इनवर्स मिलता कैसे था, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपका था यहाँ एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला था। तो एडज्वाइंट ए कैसे मिला, सबसे पहले ए के सहखंड निकालना होगा। तो यहाँ सहखंड निकालेंगे, 2 का सहखंड A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, ये 32, 33 सब निकाल लेंगे। ये आप डिटरमिनेंट बना के देख चुके थे। अब लिखेंगे इसलिए ए के सहखंडों का अवयव, इन अवयवों को लेकर बनाएंगे। -2, -13, 8, -2 5, -1, यहां -1 7, -5 ये बन गया। इसलिए एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा, एडज्वाइंट ऑफ ए मिलता इसका परिवर्त, इसके पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। -2, -13, 8 कहां से, ये पहली पंक्ति यहां लिख दी है, दूसरी पंक्ति -2 5 -1, -1 7 -5, तो ये मिल गया हमारा एडज्वाइंट ऑफ ए। अब इस एडज्वाइंट ऑफ ए की सहायता से हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला आपका एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए क्या है, -9, तो यहां लिखते हैं वो -1/9 को आप साइड में ही रखा। एडज्वाइंट ए इसको लिखा -2 -1 -13 5 7, तो -13 5 7, फिर यहां 8 -1 -5, तो 8 -1 -5 ये मिल गया आपका ए इनवर्स। तो अतः आप यहां यह लेके चलते हैं यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारा अवयव समीकरण है, इसी को लेकर चलते हैं। तो अब देखिए यहां, तो यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, यक्स का मान क्या बनाए थे आप, यक्स वाई जेड, और ए इनवर्स तो यही है -1/9, ये -2 -1, और ये -13 5 4, फिर 8 -1 -5, और बी क्या था, बी पिछला आप बना चुके थे 115 था,
115। इसका गुणा करना होगा। अब इसका गुणा कैसे करते हैं, आप इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे। देखिए -2 का गुणा 1 में तो -2, -2 का गुणा 1 में -2, -5, ये क्या आया, इसको जोड़िए -9। इसी तरह से अगले में सब गुणा कर लें तो ये आएगा 27। इसका गुणा इसमें करो, -13, ये 5 7 25 35 सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद ये आएगा -18। अब यहाँ x y z, ये 9 से तो आप भाग देते हैं, किसी आव्यूह में किसी अंक से गुणा है तो सब में गुणा होगा। -1/9 से गुणा करोगे तो 1 होगा, ये -3 होगा, ये क्या होगा 2, 1 -3 2। अब दो आव्यूह इक्वल कब होते हैं, जब संगत अवयव बराबर हैं। x बराबर 1, y बराबर -3 और z इक्वल 2। ये आपका हल आव्यूह विधि से हुआ, इनवर्स से। ये थोड़ा बड़ा है, क्रेमर वाला थोड़ा आसान है, लेकिन एग्जाम में नाम रख के आता है आव्यूह विधि या फिर क्रेमर। वैसे ये सवाल एकदम 100% गारंटी है। एक आव्यूह विधि से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है, त्रिकोणीय क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये हम श्योर है, ये आना है। इसलिए इस विधि से एक सवाल लगाना आप हर हाल में जाना है, किसी भी तरह से इसको आपको समझना है, क्योंकि ये गारंटेड सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.6 जो आपके बुक में दिया है, इसमें कुछ भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप खुद सॉल्व करेंगे। वैसे इक्वेशन यहाँ सब स्पष्ट लिखा है, यहाँ देखिए आव्यूह विधि से इसको हल करना है, आव्यूह विधि से हल करना है, ये आप ज्ञात करेंगे। और ऊपर लिखा है 1 से 6 तक दी गए समीकरण निकायों के संगत और असंगत हल कैसे निकालेंगे। तो ए और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर हम बताए थे कंडीशन, उस तरह से आप उसका गुणा करके देख लेंगे, जिसका 0 आ रहा है या नॉट इक्वल 0 है, तब आप बोल देंगे वहां से। तो आपको 4.6 आपके लिए है, आपको लगाना है। इस तरह से हमारा शारीरिक पाठ समाप्त भी हुआ, हम लोग आव्यूह और शारीरिक कंप्लीट कर लिए।